आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो के थ्रू एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित वीडियो के प्लेलिस्ट सभी वीडियो का एक ही ग्रुप में बनाकर रखा गया है, जिसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। या तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो प्लेलिस्ट है, इसके संबंधी जो लिंक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप लोग क्लास 12 के जितने भी केमिस्ट्री के पार्ट है सभी को देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, चलते हैं जैव अणु क्या है। जैव अणु क्या है, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को एक एक कर इसमें आज हम लोग कवर करते हैं। तो क्लास अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों को शेयर करिए। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जैव अणु क्या है। तो देखिए नाम से पता है जैव अणु, अणु किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। कि देखिए अणु क्या है, परमाणु। देखिए क्या है, परमाणु। अब परमाणु क्या होती हैं, इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि परमाणु क्या होती हैं। तो अब सिंपल से कहा जाता है कि परमाणु वह अविभाज्य कण होता है। शुरुआत में कहा गया था अविभाज्य कण है, लेकिन ये विभाजन की क्रिया इसको विभाजित किया गया था। तो कहा जाता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं क्या रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे परमाणु कहते हैं। तो दो या देखिए परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। तो अणु जो होते हैं यह स्वतंत्र अवस्था में मतलब कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं। तो कहा जाता है कि ये तो अणु हो गए। अब देखा जाता है जैव और अजैव में से संबंधित जितनी भी वीडियो है, इसके संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जैव और अजैव में से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी उसमें अंतर हैं या क्या होते हैं, इसके संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कहा जा रहा है कि जैव क्या जाता है, देखिए कहा जाता है कि सजीवों से कहता है, सजीवों से जिसकी उत्पत्ति हुई है, या सजीव जो होते हैं एक तरीके से कहा जाता है ये जैव प्राणी होते हैं। तो कहा जाता है कि जो जैव अणु होते हैं, कहा जाता है जिसको हम, सजीव मतलब क्या, जिसको हम अपघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं, वे सभी के सभी जैव कहलाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके कि जैव अणु क्या होते हैं। जैव अणु क्या है, किसी जीव के, इसमें क्या है, किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले, देखिए कहा जा रहा है कि ये जैविक क्रिया जो घटनाएं होती है यह हमेशा सजीवों में पाई जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इसमें किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, देखिए इसमें क्या रहता है, सभी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है इसमें सभी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं। कहा जा रहा है कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि इसके अनुसार और एक परिभाषा हो सकती है कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जैव अणु को जैव अणु कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन कौन से, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड्स है तथा एंजाइम होते हैं। ये सभी के सभी जैव अणु कहलाते हैं। तो इसी के बारे में स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि किस प्रकार से इसे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं तथा विटामिन क्या होते हैं। इससे संबंधित वीडियो देखिए एक एक कर हम लोग इसमें कवर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, लिपिड्स क्या है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपके
क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रोटीन पर, विटामिन पर, लिपिड्स पर तथा एंजाइम के बारे में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है और प्रोटीन। इससे संबंधित ये तीनों आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मतलब क्या, ये सभी के सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो बनते हैं एंजाइम से और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जैव अणुओं की, क्या है, जैव अणुओं की जैव रासायनिक क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए कहा जा रहा है कि जो जैव अणु होती है उनकी जैव रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा प्रत्येक सजीव की वृद्धि, मरम्मत तथा सामान्य अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। कहा जा रहा है कि यह जो जो यह ऊर्जा जो होती है यह सजीवों की वृद्धि, उसकी कहा जाता है कि उपापचयी क्रियाओं से संबंधित जितने भी घटनाएं घटित होती है वे सभी के सभी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जैव रासायनिक क्रिया करते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैव अणु जो होती है यह रासायनिक क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है तथा उसके शरीर की अनुरक्षण का कार्य करता है। अगला कहा जा रहा है कि हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। देखिए ये नाम से ही पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए नाम से पता चला कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व मिलकर क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें कौन कौन से यौगिक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त एक प्रकार का क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक या एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। कहा जाता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह ऊर्जा क्या जाता है, यह जीवों में सबसे अधिक मात्रा में क्या कहता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह ऊर्जा प्रदान करता है, ये क्या कहता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, तो सिंपल से देखिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6 होता है, एक ग्लूकोज का होता है। अगर इसके रेशियो की बात करते हैं तो कितना आ जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रेशियो की बात किया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि एक संबंधी, देखा एक संबंधी 2:1 का होता है। तो कहा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:2:1 का होता है। जिसमें कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक जो ग्लूकोज होता है यह ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह किस में विखंडित होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए क्या कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट क्या कहता है कोई भी जीव ग्रहण नहीं कर पाता है क्योंकि यह एक जटिल क्रियाएं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता किस में, ग्लूकोज में, किस में करता है, ग्लूकोज में। तो अब ग्लूकोज का पाचन प्रत्येक सजीव प्राणी क्या आसानी से कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट पाचन न करके किसको करते हैं, ग्लूकोज में करते हैं। तो कहा जाता है जो ग्लूकोज में परिवर्तन की जो क्रियाएं होती है यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, अब कहा जाता है कि यह ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब कहा जाता है इसमें जो शरीर में ऊर्जा कुल कितना, लगभग में 50 से 80, कहा जाता है 50 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। जिसमें कितना देखा जाता है को 4 पॉइंट क्या होता है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कहा जाता है कि एक कार्बोहाइड्रेट के अणु से कितना, लगभग में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। अब कहा जाता है इसमें जो होता है इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। देखिए कहा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो की बात किया जाता है तो 1:2:1 का होता है। तो इसमें कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है यह H2O में होता है। देखिए अब कहा जाता है जैसे हम हाइड्रोजन, देखिए H2O
जल का सूत्र देखा जाता है तो इसी में देखा जाता है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, तो कहा जाता है ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार से जल के अणुओं का भी एक युग्मक हो सकता है। तो कहा जाता है कार्बन की मात्रा 1 संबंधी और हाइड्रोजन की मात्रा 2 और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है। इस प्रकार से किसका निर्माण किया जाता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2 संबंधी 1 का होता है। ले कहा जाता है जैसे इसमें आगे देखा जा रहा है कि इनमें इसका समान सूत्र कितना, देखिए समान सूत्र की बात किया जाता है तो कार्बन की मात्रा x और इसमें इसका रेशियो कितना था H2O और Y। कहा जा रहा है कि इसमें जितनी मात्रा A बढ़ती है इसकी मात्रा जब Y बढ़ती है तो इसका 2 गुना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन का 2 गुना हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। चाहे जितनी, अगर मान लीजिए कार्बन की मात्रा 5 रहेगी तो हाइड्रोजन की कितना जगह 5 दुना के 10 हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 5 होती है तो कितना C5H10O5 होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो रेशियो के अनुपात की बात किया जाता है यह सदैव हाइड्रोजन 2 गुना होता है किसे, कार्बन और ऑक्सीजन से। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। आगे देखा जा रहा है कि इनका सरलतम सूत्र क्या था, CH2O होता है। देखिए अगर मान लीजिए रेशियो की बात करते हैं तो C1H2 और O1 देखा जाता है तो इस प्रकार से ए तो इसका रेशियो हो गया, लेकिन देखा जाता है कि इसकी अनुपात की बात CH2O इसका सामान्य सरलतम सूत्र हो गया। तो इस अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है तो आप वहाँ पर आ जाएगा CH2O, तो ए ऑप्शन भी आपके लिए सही है। तो कहा जा रहा है कि CH2O भी एक कार्बोहाइड्रेट का एक सरलतम सूत्र होता है। आगे देखा जा रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मुख्य रूप से स्रोत क्या होते हैं, यह दूध में, गन्ना में, मक्का में, केला में, आम, आलू, गाजर, अंगूर, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि में एक क्या जाते पाए जाते हैं। अब देखिए सिंपल से कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह सदा मीठे, किसमें, मीठे पदार्थों में, मीठे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो दूध भी देखा जाता है कि ये भी मीठा होता है। उसके बाद देखा जाता है गन्ना, मक्का, ये सब, और देखा जाता है कि यह सदैव क्या होता है, मोटे अनाजों में, क्या होता है, मोटे अनाजों में पाया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत दूध, गन्ना, मक्का, केला, आम, अंगूर, गाजर, जौ, मक्का, ज्वार इत्यादि ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। अब देखा जाता है कि आखिरकार जो इसके एग्जाम्पल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज होता है जिसको रक्त शर्करा भी कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसमें जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो चीनी में होता है तो C12H22 और O11 कहा जाता है कि देखिए क्या C12H22 और O11। तो इस प्रकार से इसको समझाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात की बात किया जाता है तो कार्बन की मात्रा 12, हाइड्रोजन की मात्रा 22 और ऑक्सीजन की मात्रा 11 होती है। ये क्या सुक्रोज में होता है। अगला देखा जाता है स्टार्च, स्टार्च को देखा जाता है कि देखिए ये सभी का सभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका अलग अलग रूपों में उसी का क्या कहते हैं पाचन किया जाता है। तो हम देख लें क्या है, स्टार्च को देखा जाता है तो इसकी अनुपात की बात किया जाता है तो कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 10 और ऑक्सीजन की मात्रा 5 होती है। अब कहा जाता है इसमें जो N की मात्रा बताया जा रहा है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पर भी बढ़ती है। अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कार्बन की मात्रा 12 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 20 हो जाएगी और ऑक्सीजन का 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा बढ़ती और घटती रहती है। तो आगे देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में हम लोग देखिए। अब देखा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, देखिए सबसे पहले कि देखा जाता है कि जल अपघटन के आधार पर देखा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण होता है इसका जल अपघटन के आधार पर इसका वर्गीकरण। दूसरा देखा जा रहा है कि स्वाद के आधार पर अपघटन। तीसरा कहा जा रहा है कि अपचयन के आधार पर वर्गीकरण। कौन कौन से मुख्य 3 स्रोत, जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर तथा अपचयन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो जल अपघटन के आधार पर देखा जाता है तो सबसे पहले ही बात किया जाता है कि या तो हम कह सकते हैं इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट और इन सभी को क्या कहा जा सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको कहा जाता है, ये जटिल होते हैं।
अब देखा जाता है कि जो जटिल जल अपघटन के आधार पर होते हैं तो मोनोसैकेराइड, ओलियोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तीसरा, दूसरे में क्या जाता है कि स्वाद के आधार पर तो ये शर्करा होती है तथा अशर्करा होती है। देखिए शर्करा और अशर्करा होती है। अपचयन के आधार पर अपचायक शर्करा तथा अनपचायक शर्कराएं होती है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से 3 भागों में, जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर तथा अपचयन के आधार पर। अब जल अपघटन के आधार पर देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड होते हैं। स्वाद के आधार पर देखा जाता है तो शर्करा होती है, अशर्करा होती है। अपचयन के आधार पर देखा जाता है तो अपचयन अशर्करा तथा अनपचयन शर्करा होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपको एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आगे देखा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखा जाता है। सबसे पहले ही बात किया जा रहा था तो जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण देखा जा रहा है कि जो जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें नंबर 1 क्या है? मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अभी ओलिगोसैकेराइड हम लोग पढ़े हैं तो इसमें देखा जाता है कि जो मोनोसैकेराइड होता है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड में देखा जा रहा है कि मोनोसैकेराइड में सामान्य 3 से 7 तक कार्बन परमाणु होते हैं। कहा जाता है कि जब कार्बन की मात्रा क्या है लगभग 3 से 7 तक कार्बन परमाणु होते हैं तथा इन्हें क्रमशः किसमें देखिए ट्रायोन्स या टेट्रोन्स या पेंट्रोस, हेक्सोस तथा हेप्टोस के रूप में कहते हैं। कहा जाता है कि अगर कहा जाता है कार्बन की मतलब जैसे हम लोग जब कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं तो मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेक्ट पढ़े हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि जब 3 होते हैं, देखिए जब कार्बन की मात्रा 3, 4, 5, 6 और 7 इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि जब कार्बन की मात्रा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो तो इसमें जब 3 कार्बन के समूह होते हैं तो इन्हें टेट्रोस कहा जाता है। देखिए क्या आता है? देखिए ट्रायोस कहा जाता है, ट्रायोस। उसके बाद जब 4 होते हैं तो इसे टेट्रोस कहा जाता है, टेट्रोस। जब 5 होते हैं तो इसे पेंट्रोस। कार्बन समूह के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और उसके बाद कहा जाता है कि 6 कार्बन होते थे तो इसे हेक्सोस। अब जब 7 कार्बन होते तो इसे हेप्टोस, हेप्टोस। अब देखिए सभी में ओस लगा है तो जहां पर आप लोग कार्बोहाइड्रेट में देखिएगा बस सिंपल से एक ही देखना है, जहां पर ओस देखा OSE जहां पर जुड़ा रहेगा वे सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड होते हैं। जहां पर आप लोग एक सिंपल सा ट्रिक समझिए कि जहां पर ओस लिखा होगा, देखिए ओस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस तथा हेप्टोस, इन सभी में देखा जाता है कि OSE ओस जुड़ा हुआ है तो ये सभी के सभी मोनोसैकेराइड के अणु कहलाते हैं। आगे देखा जा रहा है कि इसमें देखते हैं हम लोग सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू कि देखिए इसमें कार्बन की मात्रा देखिए इस कहा जा रहा है कि 1 2 3 कार्बन की मात्रा कितनी हो गई? 3। हाइड्रोजन की मात्रा जोड़ा जा रहा है 1 2 3 2 5 1 6। हाइड्रोजन की मात्रा 6 और ऑक्सीजन की मात्रा 3। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है यह सदैव H2O के रूप में होता है। अगर ऑक्सीजन की अणु 1 और तो उसका 2 गुना हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अणु 3 और तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, इसकी 2 गुना। तो इस प्रकार से हम लोग मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके अणुओं को क्या नाम दिया जाता है? देखिए यहाँ पर है कि ग्लिसरैल्डिहाइड या इसी को ट्रायोस कहा जाता है। अब इसके आगे देखा जाता है इसमें देखिए एरिथ्रो या एक टेट्रोस क्या होता है? देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 1 2 3 4। अब इसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन की मात्रा 1 2 3 4 5 2 7 1 8। अब हाइड्रोजन की मात्रा 8। अब इसका देखिए 2 गुना हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4 हो जाती है। अब इसी को कहा जाता है एरिथ्रोस कहा जाता है। ये सभी के सभी क्या मोनोसैकेराइड के अणु के एग्जाम्पल हैं।
अगला जो कहा जा रहा है कि पेंटोस के में देखा जाता है और हेक्सोज में देखा जाता है। इन सभी में देखा जाता है जो कार्बन की मात्रा होती है इसमें सिंपल सा H2O के अणुओं के रूप में इसकी मात्रा बढ़ती रहती है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कार्बन की मात्रा 6 हो जाएगी, इसमें क्या है हेक्सोस हेक्सोस है तो इसमें कार्बन की मात्रा 6 हो जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा इसी का 2 गुना 12 हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मोनोसैकेराइड के सभी एग्जाम्पल को अच्छे से हम लोग समझिए। आगे देखा जा रहा है कि हेप्टोस, देखिए हेप्टोस मतलब क्या है, कार्बन की मात्रा जब 7 होती है तब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए 1 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर कार्बन की मात्रा 7 हो गई। तो हाइड्रोजन की मात्रा देखा जा रहा है कि 2 1 3 3 4 7 4 11 12 13 1 14 2 16, यहाँ पे कितना यहाँ पे 16 हो जाएगा कि 14 होगा ना। आगे देखा जा रहा है कि इसमें हेक्सोच में देखा जाता है कि कार्बन के समूह की मात्रा देखा जाता है और हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा के रेशियो के यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहा कि हेक्सोच की कुछ अन्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज होते हैं। कहा जा रहा है कि जो हेक्सोज मतलब क्या, जब कार्बन की मात्रा 6 होती है तो उसी को कहा जाता है हेक्सोच में देखा जाता है। तो जब इसमें देखा जाता है कुछ C6H12O6 में देखा जाता है तो इसमें इसके अलग अलग एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो क्या ग्लूकोज के अणु, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज के अणु ही क्या कहते हैं 6 कार्बन वाले समूह कहलाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसे कहा जाता है हेक्सोज समूह के कुछ अन्य एग्जाम्पल। आगे देखा जाता है कि प्राकृतिक में 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड होते हैं। कहा जाता है कि प्राकृतिक में 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड दिखाई देते हैं। अब देखा जाता है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये सैकेराइड की एकल इकाई के से मिलकर बने होते हैं। कहा जाता है ये सदैव एकल इकाई की, कहा जाते हैं यह एकल इकाई के एकलक इकाई, या कहा जाता है कि जब कार्बन की मात्रा 1 होती है तो उसमें कहा जाता है कि उसी को कहा जाता है मोनोसैकेराइड यूनिट या एकल इकाई के रूप में इसमें होती है। अब कहा जाता है कि इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि इनका जल अपघटन क्या क्या कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि ये रंगीन जल में घुलनशील क्रिस्टलीय होते हैं। कहा जाता है कि यह सदैव रंगहीन जल में घुलनशील क्रिस्टलीय होते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसके रेशियो की बात किया जा रहा है कि इसके ऊपर आप लोगों को बताया गया है कि मोनोसैकेराइड में सदैव इसकी मात्रा CnH2n प्लस क्या जाता है ON में होती है। कहा जाता है कि इसमें जो कार्बन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा होती है यह सदैव बराबर होती है तथा हाइड्रोजन की मात्रा इन दोनों की दोगुनी होती है। या हम कह सकते हैं CH2O के रूप में इसके सरलतम सूत्र को देखा जाता है। ये सभी के सभी मोनोसैकेराइड थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और था। देखिए क्या, मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। अब इनका जल अपघटन नहीं होता है तो इसीलिए ये क्या था, ये रंगहीन जल में तथा घुलनशील क्रिस्टलीय होते हैं। जो जल में नहीं घुलेगा तो उसे हम तो कह देंगे कि ये सभी की सभी जल अपघटनीय अभिक्रियाएं नहीं होती है, या तो कह सकते हैं कि इनमें जल अपघटन की क्रियाएं नहीं होती। लेकिन जब जल अपघटन की क्रियाएं नहीं होती तो ये सदैव रंगहीन तथा जल में घुलनशील क्रिस्टल होते हैं। आगे देखा जा रहा है कि मोनोसैकेराइड के बाद देखा जा रहा है ओलिगोसैकेराइड। क्या है, ओलिगोसैकेराइड के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे देखा जा रहा है कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, इनका जल अपघटन होता है। कहा जा रहा है कि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इनका जल अपघटन होता है तथा इनका, देखिए कहा जा रहा है कि इनका जल अपघटन होता है। जल अपघटन के साथ साथ इनमें 2 से 10 कार्बन तक के यौगिक होते हैं। जब कहा जाता है मोनोसैकेराइड में 2 से 7 थे, लेकिन ओलिगोसैकेराइड में कितना थे, 2 से 10 है। कहा जा रहा है कि मोनोसैकेराइड में 3 से 7 कार्बन समूह थे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें 2 से 10 कार्बन समूह के यौगिक दिखाई देते हैं। अब आगे देखा जा रहा है कि इनके प्रत्येक, कहा जा रहा है कि दो प्राय एक क्या प्राप्त 2 अणु मोनोसैकेराइड के समान तथा असमान होते हैं। इनमें कहा जाता है कि जो इनके 2 अणु होते हैं यह मोनोसैकेराइड के समान तथा असमान हो सकते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज होते हैं। कहा जाता है कि माल्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखा जा रहा है कि
जो मोनोसेक्राइड थे इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज थे, लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड में माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज होते हैं। आगे देखा जा रहा है कि इसमें इसके समान सूत्र को अच्छे से देखा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी, देखिए यहाँ से ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इससे 60 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि इनके अणु क्या होते हैं, इनमें अणुओं की बात किया जाता है कि अणु सूत्र इनका C12H22O11 होते हैं। इनका नाम क्या होता है, माल्टोज होते हैं। C12H22O11 सुक्रोज होते हैं तथा C12H22O11 क्या होता है, लैक्टोज होते हैं। तो इन सभी का समान सूत्र एक ही है तथा उनका नाम अलग अलग होते हैं। तो माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज होते हैं। अब कहा जाता है कि जो मोनोसेक्राइड के अपघटन से कहा जाता है, देखिए जब ग्लूकोज के, ठीक है क्या, ग्लूकोज के दो अणु, कहा जाता है कि ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलते हैं तो वो माल्टोज का निर्माण करते हैं। जबकि ग्लूकोज व फ्रक्टोज मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तथा ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं इसको। देखिए कहा जा रहा है कि जब किन के मिलने से क्या होता है, ये यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें जो ग्लूकोज के अणु हैं, देखिए कहा जा रहा है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में, जब ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं तो ये माल्टोज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं ये दोनों मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा तो सभी में बराबर होती है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का, फ्रक्टोज सुक्रोज का तथा गैलेक्टोज लैक्टोज का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें समझने के लिए, लैक्टोज में एल है तो इसमें लैक्टोज है, देखिए गैलेक्टोज लैक्टोज, उसके बाद ग्लूकोज मोनोसेक्राइड और क्या माल्टोज में। अब का बचता है क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या होता है, सुक्रोज होता है। अब देखिए जाएगा फल खाने में, फल में शुगर क्या जाता है, फल में फल अधिक मीठा होता है तो कहा जाता है कि सुक्रोज भी क्या जाता है, सुक्रोज मतलब क्या, शुगर, शुगर मतलब चीनी। तो कहा जाता है कि जो फ्रक्टोज होते हैं वो चीनी जैसा स्वादिष्ट होता है, इसलिए इसमें इसको ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें सुक्रोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें माल्टोज होता है तथा जो गैलेक्टोज होता है उसमें लैक्टोज होता है। इस प्रकार के से हम लोग ओलिगोसैकेराइड को अच्छे समझ सकते हैं। आगे देखा जा रहा है कि एक नोट्स के थ्रू समझाया जा रहा है कि ये जो टार्ट्रिक्स है के ट्राइसेकेराइड जो है या ट्राइसेकेराइड जो इसके उदाहरण होते हैं, इसके एग्जाम्पल रेफिनोज होते हैं या रेफिनोज क्या होते हैं, ये ट्राइसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। अगर कहा जाए टेट्रासेकेराइड में स्टेकिरोज क्या है, स्टेफिरोज जो है ये टेट्रासेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ओलिगोसेकेराइड के बाद पॉलीसेक्राइड क्या है, ओलिगो देखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। अब हम लोग देखते हैं पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। देखिए पॉलीसेक्राइड क्या है, इनका जल अपघटन होता है, कहा जाता है कि इनका जल अपघटन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो आगे देखा जा रहा है जी, देखिए क्या है, इनका जल अपघटन होता है। पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड या इनकी इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा संयुक्त रहती है। कहा जा रहा है कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं या पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड मिलकर इसकी इकाई या ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा संयुक्त रहती है तथा कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कहा जाता है कि यह पॉलीसेकेराइड जो होता है यह प्राकृतिक में सर्वाधिक पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। तो कहा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन से है, तो ये पॉलीसेकेराइड होती है। कहा जा रहा है कि इसलिए इन्हें जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए इसको जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं। कहा जाता है कि यह अक्रिस्टलीय स्वादहीन तथा जल में अविलेय होती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टार्च और सेल्यूलोज, ये सभी के सभी पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो आगे देखा जा रहा है कि इसमें हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि जो इसमें पॉलीसेकेराइड होती हैं ये 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाई से जुड़कर ये जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। कहा जा रहा है कि 10 से अधिक अणु मिलकर क्या कहते हैं, इसमें क्या 10 से अधिक मोनोसेक्राइड मतलब क्या, जिसमें अणुओं की मात्रा एक थी उसमें इसकी इकाई मिलकर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इनको सामान्यतः ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है। इसका सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, ग्लाइकेन्स,
ग्लाइकेन्स के रूप में जाना जाता है, ग्लाइकेन्स के रूप में जाना जाता है। तो इनका जल अपघटन हो सकता है तथा ये जल के अघुलनशील, ये कहा जाता है ये जल में अघुलनशील भी होते हैं या मीठे नहीं होते। कहा जाता है कि ये सदैव मीठे नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्च तथा सेल्यूलोज इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो सेल्यूलोज घास में या कहा जाता है कि पादपों में पाए जाने वाला सबसे बड़ी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट है। अब सेल्यूलोज कहाँ पे पाई जाती है, ये पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आप लोग बताइए स्टार्च कहाँ पाया जाता है या स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला कहा जाए कि इस स्वाद के आधार पर इनका किस प्रकार से किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कहा जा रहा है कि स्वाद के आधार पर हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। देखा स्वाद के आधार पर नंबर 1 शर्करा, अशर्करा। देखिए क्या शर्करा तथा अशर्करा हो गया। अब देखिए जल में अपघटन के आधार पर देख लिए और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर देखा जाता है तो शर्करा तथा अशर्करा क्या होती है। देखिए शर्करा में देखा जाता है तो शर्कराएं स्वाद में मीठी, जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय गैस होती है। कहा जाता है कि क्रिस्टलीय गैस के रूप में होती है। अगला देखिए कहा जा रहा है सिंपल सा, जो शुगर होती है या जो शर्करा होती है यह सदैव स्वाद में मीठी, जल में विलेय। कहा जाता है कि जितने भी शुगर होते हैं इस जल में विलेय होते हैं। विलेय, अविलेय, विलायक तथा निलंबन कोलाइडी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में या में बनी हुई है। आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो वहां पर विलेय, विलायक, विलयन इन सभी से संबंधित जितने भी वीडियो है वो सभी को आप लोग देखकर और अपने जो तैयारी उसको और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय गैसीय के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इस शर्करा के रूप में देखा जाता है तो जो मीठे होते हैं इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज होते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से देखिए। जो मीठे होते हैं या जो शर्कराएं होती है, जो शुगर होती हैं, इसमें देखा जाता है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज ये सभी के सभी एग्जाम्पल शर्कराएं की होती है जो स्वाद के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखा जा रहा है कि किसमें अशर्करा के रूप में देखा जाता है या नॉन शुगर के रूप में देखा जाता है। तो अशर्करा स्वादहीन जल में अविलेय अथवा कोलाइडी विलयन बनाने वाले अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। देखिए कहा जाता है स्वादहीन होते हैं तथा ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं तथा कोलाइड विलयन क्या होते हैं, तो कोलाइड विलयन निलंबन से के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि ये कहा जाता है कि अशर्कराएं जो होती है, जो नॉन शुगर होते हैं, इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं ऊपर। स्टार्च जो होता है और जो सेल्यूलोज होता है तथा ग्लाइकोजन जो होते हैं ये सभी के सभी अशर्कराएं होती हैं। या कहा जाता है कि आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि ऐसे कौन से हैं जो मीठे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन में आ जाएगा तो ये सभी में आप क्या क्या स्टार्च, सेल्यूलोज तथा ग्लाइकोजन जो होते हैं यह स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। आगे देखा जाता है इसलिए इसे को अशर्करा के रूप में रखा गया है। अगला कहा जाता है कि अपचयन के आधार पर, देखिए स्वाद के आधार पर हो गया। अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अपचयन के आधार पर। अपचयन के रूप में देखा जाता है तो इसमें देखिए क्या है, अपचायक शर्करा क्या होती है, अपचायक शर्करा क्या होती है, जो शर्कराएं अपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। देखिए क्या है कि जो अपचायक शर्करा होती है, जो शर्करा अपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तथा माल्टोज ये सभी के सभी अपचायक शर्करा होती है। अपचायक शर्करा क्या होती है, देखिए कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तथा माल्टोज ये सभी के सभी अपचायक के रूप में होती है या अपचायक शर्करा होती है। अगला कहा जाएगा अनअपचायक शर्करा कौन सी होती है, तो वेटोलिन कहा जाता है एटोलिन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन
का अपचयन नहीं कर पाते। फेलिंग विलेन क्या है, इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, तथा टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, इसके ऊपर भी आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि टॉलिन अभिक्रिया क्या होती है तथा फेलिंग अभिक्रिया क्या होती है। अब कहा जाता है कि ए अपचायक शर्करा होती है जो टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाते हैं। जैसे कहा जाता है इसमें सुक्रोज जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं जो अनपचायक शर्करा के रूप में आते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा उसके स्वाद के आधार पर, रंग के आधार पर तथा उसके अपचयन के आधार पर हम लोग उसको अच्छे से कवर किए। आगे हम लोग देखते हैं कि मोनोसेकेराइड के कुछ अन्य, मोनोसेकेराइड को अच्छे से समझते देखिए क्या है। ये प्रायः दो भागों में विभक्त होते हैं, एल्डोज तथा कीटोज। कहा जाता है एल्डोज तथा कीटोज के रूप में मोनोसेकेराइड दो भागों में विभक्त किए गए हैं। इसमें देखा जाता है कि जो नंबर 1 है ग्लूकोज, क्या होते हैं ग्लूकोज। अब देखिए कहा जाता है कि ग्लूकोज क्या होता है या ग्लूकोज किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कहा जाता है कि जैव जगत में ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड माना जाता है। कहा जाता है कि जो जैव जगत में होता है या कहा जाता है कि जो जंतुओं में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज होता है। देखिए जैव जगत या जंतुओं में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। तो इसलिए कहा जाता है जैव जगत में ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड माना जाता है। अब कहा जाता है कि ग्लूकोज के देखिए कहा जा रहा है कि इसको ग्रुप्स क्या ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर या कहा जाता है कि डेक्सट्रोज शुगर के रूप में इसको जाना जाता है। किस किस के रूप में, ग्रेप्स शुगर के रूप में जाना जाता है इसको, और कहा जाता है ब्लड शुगर तथा डेक्सट्रोज शुगर के रूप में ग्लूकोज को जाना जाता है। कहा जाता है इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ए श्वेत रंग का क्रिस्टली गैस है जिसका गलनांक 100 क्या क्रिस्टली ठोस है जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज होता है यह श्वेत रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरे इसके भौतिक आधार की बात किया जाता है तो दूसरा क्या, यह जल में घुलनशील होती हैं। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज के भौतिक आधार होते हैं यह जल में घुलनशील होती हैं। तीसरा कहा जाता है कि यह एल्कोहल में अल्प विलेय है परंतु ईंधन में अविलेय है। कहा जाता है कि ये एल्कोहल में कुछ मात्रा में तो अल्प, कहा जाता है कि कुछ मात्रा में तो विलेय है परंतु ईंधन में ये अविलेय होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है, देखिए अविलेय थे। अगला नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जब यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। कहा जाता है कि यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है तथा प्राकृतिक रूप से इसको ग्लूकोज अथवा डेक्सट्रोज रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं यह डेक्सट्रो के रूप में पाया जाता है। यह परिवर्तित ध्रुवण एक परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता, कहा जाता है ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन को दर्शाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकोज बनाने का विविधता क्या होती है, ग्लूकोज किस प्रकार से बना जाता है। तो इसमें नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि सुक्रोज या चीनी से। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज होता है ये किससे बनाया जाता है, तो यह चीनी से बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि चीनी में क्या होता है, ये सुक्रोज होते हैं, तो यह सुक्रोज या चीनी से बनाए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से, कहा जाता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होते हैं। या कहा जाता है कि जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का सम अणुक होते हैं या मिश्रण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें देखा जा रहा है कि C12H22O11 प्लस जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है किसके, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर, या इसको जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये जैसे ही मिलाया जाता है तो इसमें कार्बन की मात्रा क्या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के रूप में विखंडित हो जाता है। तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती है। तो इसके ऊपर हम लोग ऊपर देखें तो कहा जाता है कि इसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अणुओं
की संख्या है ये सभी के सभी एक समान होते हैं। कहा जाता है C6H12O6 C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में देखा जाता है तो ये समान है। ये दोनों मिलकर किसका यहाँ पे 6 बार क्या C12H22 या C12H22 और O11 के रूप में यहाँ पर विखंडित होते हैं। अब इसमें से जो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या होती है ये कहते हैं रिप्लेस हो जाती है। आगे कहा जा रहा है कि या कहा जा सकते हैं जो सुक्रोज होता है या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलने पर बनती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को इनके मिश्रण से क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा पृथक कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को इनके मिश्रण से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा पृथक कर लेते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है स्टार्च क्या होते हैं। देखिए स्टार्च के रूप में हम लोग देखते हैं अच्छा से स्टार्च क्या होते हैं, इसकी देखिए मात्रा देखा जाता है तो देखा जा रहा है कि देखिए स्टार्च देखिए ए ओके। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें जो स्टार्च होते हैं स्टार्च का फॉर्मूला देखा जाता है कि C6H10O5 में अब एन की मात्रा जैसे कहा जाता है इसकी मात्रा बढ़ सकती है। अगर एन की मात्रा 1 और 2 रखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 2 गुना हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या है 10 गुना के 20 हो जाएगा और ऑक्सीजन 5 गुना के 10 हो जाएगा। तो इसकी मात्रा घट सकती है और बढ़ सकती है। यहाँ पर कहा जाता है कि इसकी अणुओं की संख्या जल की मात्रा भी घट और बढ़ सकती है। जितना ये रहेगा उतना मात्रा में इसके अणु भी होगी। जब इनको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है किसके ऊपर इसको दाब लगाया जाता है तो ये क्या रहता है इसमें अणुओं की संख्या क्या है ये जितना ए रहेगा उतना मात्रा में ए रहेगा, 2 रहेगा तो 2 रहेगा। तो ये ग्लूकोज के रूप में क्या रहता है टूट जाता है। अब ग्लूकोज जो होते हैं ये एक्वस के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि C6H12O6 के रूप में विखंडित होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के जो गुण होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे देखा जा रहा है कि ग्लूकोज के गुण क्या होते हैं। देखिए ग्लूकोज के गुण में नंबर 1 ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। जैसे कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है एक एल्डोहेक्सोस होता है, इसे हेक्सोस कहते कहा जाता है कि हेक्टोज भी कहते कहा जाता है कि जो ग्लूकोज के गुण होते हैं इसमें ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस होते हैं, इसे डेक्स क्या हेक्टोस हेक्सटोज के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह स्टार्च व सेलुलोज का एकलक होता है। कहा जा रहा है कि यह स्टार्च व सेलुलोज का एकलक होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एन हेक्सेन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्बन की मात्रा क्या 6H12O6 जब रेड फास्फेट के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसमें अणुओं की मात्रा है, इसमें एन की मात्रा कुछ भी घट और बढ़ सकती है। एक इसमें हेक्सेन के रूप में प्राप्त होती है। अब आप लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा कि अपचयन क्या होते हैं तो ग्लूकोज सोडियम और अमलगम के जली विलयन से अपचयित होकर सोर्बिटॉल बनाते हैं। कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होते हैं ग्लूकोज सोडियम अमलगम के साथ जली विलयन से अपचयित होकर सोर्बिटॉल बनाते हैं। जिसे कहा जाता है इसमें जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज का फार्मूला ग्लूकोज के साथ जैसे ही जल को मिलाया जाता है इसमें देखा जाता है कि सोडियम या पारा के साथ जैसे ही गर्म किया जाता है या इसमें अभी देखा जा रहा है कि सोडियम अमलगम के साथ जैसे गर्म किया जाता है तो इसमें सोर्बिटॉल बनता है। इसमें देखा जाता है कि जो कार्बन की मात्रा देखिए ग्लूकोज है तो C6 हो गया, H12 हो गया और O6 हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही देखा जाता है कार्बन की मात्रा कहा जाता है सोर्बिटॉल में कार्बन की मात्रा 1 2 3, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा 2 3 3 1 4, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 14 हो जाएगी तथा देखा जाता है ऑक्सीजन 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोर्बिटॉल का आपका सूत्र प्राप्त होता है। आगे देखा जा रहा है कि
अपचयन के बारे में सॉर्बिटोल के रूप में हम लोग देख चुके लिए हैं। आगे देखा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है यह ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त ग्लूकोनिक एसिड देता है, जिसको हम लोग कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता था। इस प्रकार से इसके समीकरण को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर तैयार होता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड के रूप में तैयार होता है। अगला कार्य कि जो ग्लूकोज होता है यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करने पर एक ऑक्सीम देता है। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज होता है यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करने पर एक ऑक्सीम देता है तथा यह हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु के साथ आयनित आयनों या हाइड्रोजन देता है, साइनोहाइड्रिन देता है या साइनोहाइड्रिन देता है। ये दोनों अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह, या कहा जाता है कि कार्बोनिल समूह को क्या किस रूप में दर्शाया जाता है, देखिए कार्बोनिल समूह के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का निर्माण करती है की उपस्थिति की पुष्टि करता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि CH डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से देखा जाता है इसके समूह को जैसे ही गर्म किया जाता है, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म किया जाता है, तो ग्लूकोनिक ऑक्सीम तैयार होता है। तो इस समीकरण को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि ग्लूकोमिक एसिड किस प्रकार से तैयार होती है, ऑक्सीम। इस प्रकार से इस समीकरण को आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट समीकरण को यहाँ से देखिए, ये दोनों समीकरण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें सिंपल से देखा जा रहा है कि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें फिर वही देखा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज किसके साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है समीकरण को अच्छे से देखिए। कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ के साथ मिलाया जाता है तो ग्लूकोज पेंटो कहा जाता है कि जो पेंटो एसीटेट के रूप में प्राप्त होते हैं। इन सभी के सभी समीकरण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण होता गया। आगे देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ग्लूकोज साइनोहेक्सेन का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार से देखा जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के रूप में तैयार होता था। अब कहा जाता है जो ग्लूकोज होता है एक कॉन्सनट्रेट हाइड्रोनियम नाइट्रेट के रूप में इसको गर्म किया जाता है तो सैकेरिक अम्ल के रूप में तैयार होते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से तैयार होते हैं। अगला कार्य कि ऑक्सीकरण क्या होती है, तो ग्लूकोज आसानी से ऑक्सीकृत होता है। नंबर 1 देखिए बात किया जा रहा है कि फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया करने पर ऑक्सीकरण करके ये आसानी से अपचयित हो जाता है या आसानी से ये क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। फेहलिंग विलयन के साथ ग्लूकोज कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। जैसे कहा जाता है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसके साथ जैसे ही गर्म किया जाता है ग्लूकोज को तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। अगला कहा जा रहा है कि टॉलिन अभिकर्मक के साथ जैसे ही गर्म किया जाता है तो यह रजत दर्पण देता है, जिसमें देखा जाता है जो ग्लूकोज होता है ये सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसके साथ क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोनिक अम्ल तैयार होता है और सिल्वर इससे क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। आगे कहा जाता है कि निर्जलीकरण क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि निर्जलीकरण क्या है। देखिए जब ग्लूकोज को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन का काला अवक्षेप बनता है जो निर्जलीकरण की क्रिया कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही ग्लूकोज को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन की मात्रा यहाँ पर अलग हो जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा अलग हो जाती है, तो इन्हीं को कहा जाता है काला अवक्षेप या कहा जाता है ए ब्लैक स्पॉट के रूप में यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब कहा जाता है कि जो सांद्र HCl से क्रिया करने पर या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर जब ग्लूकोज को सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर लिपलिक अम्ल बनाता है। कहा जाता है कि लिवलिक अम्ल बनाते हैं जब कहा जाता है कि जैसे ही ग्लूकोज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पर लिवलिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा रहा है अच्छे से। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जैसे ही कॉन्सनट्रेट HCl के साथ या हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एक क्रियाएं किसमें तुड़ती है, तो यहाँ पर लिवलिक अम्ल के रूप में विखंडित हो जाती है, या इसी को कहा जाता है इसमें जो किण्वन की क्रियाएं होती है ये जाइमेज नामक एंजाइम के साथ होती है। तो ये जाइमेज नामक एंजाइम ही किण्वन की क्रिया कर कर क्या करता है, ग्लूकोज के अणु या कहा जाता है कि एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। अब देखा जा रहा है कि आगे ग्लूकोज का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे देखा जा रहा है कि ग्लूकोज का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखा जा रहा है इसमें कि ग्लूकोज का परीक्षण देखिए, ग्लूकोज को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पहले पीला और बाद में भूरा हो जाता है। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज होता है यह जैसे ही कॉन्सनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पीला और बाद में भूरा अवक्षेप देता है और अंत में रेजिन में बदल जाता है। अंत में किस में बदल जाता है, रेजिन में बदल जाता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज उत्क्रमणी विन्यास द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा मैनोज साम्य मिश्रण बनाता है। आगे कहा जा रहा है कि यह परिवर्तन लोब्रिडिब्राइनवान या एकेनसाइटोन पुनर्विन्यास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ग्लूकोज के परीक्षण की विधि होती है ये कहा जाता है कि इसमें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज उत्क्रमणी विन्यास द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा मैनोज साम्य मिश्रण बनाता है। यह परिवर्तन लोब्रिडिब्राइनवान या एके साइंटोइन पुनर्विन्यास भी कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये किस प्रकार से इसका परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर इस समीकरण को अच्छे से आप लोग देखिएगा। कहा जा रहा है कि इसमें डी ग्लूकोज के समूहों को जैसे ही क्षार के साथ उत्क्रमणी अभिक्रिया में गर्म के साथ किया जाता है तो इसमें डी फ्रक्टोज बनता है। डी फ्रक्टोज के बाद देखा जाता है कि डी मैनोज बनता है। ये सभी के सभी एक प्रकार की उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको लोब्रिडिब्राइनवान एकेनसाइटोन पुनर्विन्यास भी कहा जाता है। इस सभी के आगे देखा जाता है कि जो परीक्षण के बारे में देखा जा रहा है कि जो ग्लूकोज के होते हैं, ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ग्लूकोज टोलिन या टोलिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मौलिक परीक्षण में देखा जाता है कि मौलिक परीक्षण में तो जो अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहलिक विलयन को ग्लूकोज विलयन में मिलाते हैं तो इसमें सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मात्रा मिलाने पर लाल बैंगनी रंग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ग्लूकोज के अणुओं के बारे में अध्ययन किया गया। अब आगे देखा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है फेलिंग कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। अब इसके समीकरण को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार से समीकरण है। आगे देखिए क्या है, जो ग्लूकोज का फिशर संरचना होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ग्लूकोज की जो संरचना होती है, ग्लूकोज की संरचना को या तो इसके द्वारा आप देखिए फिशर संरचना देखिए, कार्बन की मात्रा 1 2 3 4 5 6, कार्बन की मात्रा 6 हो गई। अब हाइड्रोजन की मात्रा देखा जा रहा है कि देखिए हाइड्रोजन की मात्रा 1 2 3 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें देखा जा रहा है कि इसकी संरचना को हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि देखिए किस प्रकार से आप लोग देखिए CHO। अब देखिए ऊपरी श्रृंखला पर पहले कार्बन समूहों को दर्शाया जाता है, उसके बाद देखा जाता है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होती है ये बराबर होती है। अब नीचे देखा जाता है इसके समीकरण को देखा जाता है O जो CH2O होता है या OH के साथ क्या कहता है क्रिया कर यहाँ पर इसके समूह को देखा जाता है।
या कहा जा सकता है कि जो इस समीकरण के दाहिने साइड में देखा जाता है, तो इसमें देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ओएच समूह जुड़ा हुआ है, और बाएं साइड पर ये क्या दिखाई देते हैं, हाइड्रोजन समूह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी तीसरे समूह देखिए, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा, इसके समूह पर ओएच समूह यहाँ पर दिखाई देते हैं। जिस साइड में ओएच समूह दिखाई देते हैं उसके विपरीत साइड में सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसी की प्रक्रिया का उल्टी प्रक्रिया यहाँ पर देखा जाता है। तो इससे समीकरण देखिए, ऊपर में देखा जाता है कि CHO है, उसका देखिए OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर। अब देखा जाता है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर। अब इस प्रकार से दोनों समीकरण को देखा जाता है, तो ये दोनों के समीकरण को इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। अब दर्शाने के बाद देखा जाता है कि ए भी क्या है, डी प्लस हाइड्रो ग्लूकोज होते हैं, या ग्लूकोज प्लस क्या, डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। यहाँ पर भी इसकी संरचना इस प्रकार से भी हो सकती है तथा इसकी संरचना इस प्रकार से भी हो सकती है। आगे देखा जा रहा है कि ग्लूकोज के चक्रण संरचना क्या होती है, या फिशर फ्रैक्चर सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, इसमें चक्रीय हेमी एसिटल संरचना के रूप में देखा जाता है। तो ये बीटा जो डी ग्लूकोज होता है इसके रूप में बदल जाता है। तो इसमें जो कार्बन यहाँ पर CHO था, यहाँ पर एक कार्बन समूह यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है तो यहाँ पर डबल बंद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। देखिए डबल बंद कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को जो समूह होती है यहाँ पर दर्शाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है कि जो एक समूह होता है, जो कार्बन के यहाँ पर एक कार्बन समूह किससे जुड़ जाते हैं, हाइड्राइड के साथ जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर से रिप्लेस हो जाते हैं। इस प्रकार से संरचना यहाँ पर तैयार होती है। बाकी सभी के सभी परीक्षण सेम मिलेंगे, बस बदलाव किसमें किया गया है, यहाँ पर CHO के रूप में और यहाँ पर CO के रूप में जो संरचना थी इसी के रूप में बदलाव किया गया है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है, या इसी को फिशर प्रेक्षण सूत्रण भी कहा जाता है। आगे देखा जा रहा है कि एनोमर या पाइरेनोस या हार्वर्ड प्रेक्षण सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो पाइरेन के समान जो होते हैं, या पाइरेन जो होते हैं, यहाँ पर देखा जाता है बेंजीन के समूह संरचनाओं के साथ देखा जाता है कि पाइरेन हो गया है। अब देखा जाता है इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस के साथ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनेसेस के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कराया जाता है। तो अब यहाँ पर जो तैयार होता है, देखिए यहाँ पर तो कहा जाता है, इसमें देखा जाता है कि एनोमर जो होता है इसमें अल्फा डी ग्लूकोपैरासाइड के साथ इनकी संरचना देखा जाता है। तो सेम संरचना दिख रही है यहाँ पे। देखिए जब सेम संरचना यहाँ पर दिख रही है तो सभी संरचना को एक एक करके देखा जाता है। देखिए ऊपरी समूह में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा सेम है। अब देखा जाता है इसके परीक्षण को देखने के बाद हमको किसी भी प्रकार का इसमें चेंजेस देखिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा, देखिए हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पर OH समूह नीचे है, यहाँ पर OH समूह ऊपर है और हाइड्रोजन के समूह नीचे। बाकी सभी की संरचनाएं सेम है। इसी को जहाँ पर वो नीचे OH समूह है इसे अल्फा कहा जाता है, जहाँ ऊपर जगह उसी को बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड भी कहा जाता है। आगे देखा जा रहा कि देखिए आगे देखिए क्या है, फ्रक्टोज क्या होते हैं। फ्रक्टोज के रूप में देखा जाता है कि फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है। यहाँ पे देखा गया है कि C6H12O6 फ्रक्टोज का फार्मूला होता है। तो कहा जाता है यह एक कीटोन, देखिए क्या, यह एक कीटोन हेक्सोस होता है या कीटो हेक्सोस होता है। यह ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है, या कहा जाता है कि यह शहद में मीठे फलों में पाया जाता है। या मीठे फल जो होते हैं, या कहा जाता है कि जो सबसे अधिक मीठे की बात किया जाता है वो फ्रक्टोज समूह होते हैं। देखिए फल तो कहा जाता है कि फलों में पाए जाने वाले सुक्रोज कौन सा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये फ्रक्टोज होते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि औद्योगिक स्तर पर फ्रक्टोज को इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो औद्योगिक स्तर पर जो फ्रक्टोज होता है यह इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें इनुलिन का कहा जाता है कि इनुलिन के द्वारा इसमें गर्म किया जाता है कि जल अपघटन कराने पर यह फ्रक्टोज के रूप में तैयार होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि
यह सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से C6H12 कहा जाता है कि C12H2211 के साथ जैसे ही जल की अभिक्रिया मिलती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो इसमें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के रूप में तैयार होता है। तो इसके समीकरण को ऊपर समझा दिया गया है। आगे देखा जा रहा है कि इसके भौतिक गुण की बात देखा जाता है, इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में घुलनशील है परंतु बेंजीन व ईथर में अघुलनशील होता है। कहा जाता है कि ये जल में घुलनशील होता है लेकिन बेंजीन के तथा ईथर के रूप में यह अघुलनशील होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह शर्कराओं में फ्रक्टोज सबसे मीठा, तो कहा जाता है कि सभी शर्करा में जो फ्रक्टोज होता है यह सबसे मीठा होता है। या जो फ्रक्टोज होता है यह फलों में पाया जाने वाला एक कहता है मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के समान, एक ग्लूकोज के समान यह भी परिवर्तित ध्रुवण कहा जाता है कि ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। इस पर इसकी संरचना क्या है, C6H12O6 के रूप में फ्रक्टोज की संरचना होती है। इसी की खुली श्रृंखला होती है। इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, C6H12O6 के रूप में इसकी संरचनाएं दिखाई देती है। अब आगे देखा जा रहा है कि अब देखिए फेरुइन संरचना के रूप में देखा जाता है, तो फेरुइन की संरचना के रूप में ये तो हो गया है जी सुक्रोज। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इस संरचना हो गया था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो सुक्रोज के रूप में हम लोग देखते हैं, तो सुक्रोज क्या है, देखिए कि सुक्रोज इसे कैन शुगर भी कहा जाता है। जो सुक्रोज होता है ये कैन शुगर मतलब क्या जाता है कि एक कैन शुगर होता है। इसका प्रमुख स्रोत गन्ने का रस, देखिए कहा जाता है कि कैन शुगर कहने का मतलब एक किस में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। तो एक गन्ने का रस या शुगर व्हीट भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र की कहा जाता है कि इसमें C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस व जल में विलय होता है। यह अनअपचायक शर्करा होती है। इसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे अपने गलनांक से कुछ अधिक ताप पर गर्म करने पर यह भूरा हो जाता है तथा इसे कैरामेल कहते हैं। आगे देखा जा रहा है कि देखिए कहा जाता है यह दक्षिणी ध्रुवण घूर्णन को दर्शाता है तथा परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माल्टोज हो गया। आगे देखा जा रहा है कि इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं क्योंकि माल्ट में उपस्थित एंजाइम डाइस्टेर द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज बनाता है। कहा जाता है कि इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं क्योंकि माल्ट में उपस्थित एंजाइम डाइस्टेर द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज बनाता है। इसमें इस प्रकार से डाइस्टेर के रूप में इसकी संरचना को देखा जाता है। तो कहा जाता है कि जो ग्लूकोज होता है या कहा जा सकता है कि जो एंजाइम को माल्ट शर्करा होती है, ये माल्ट शर्करा किसके साथ एंजाइम डाइस्टर के द्वारा स्टार्च का जल अपघटन द्वारा माल्टोज बनाते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो इसके माल्टोज तैयार होते हैं। अब कहा जा रहा है कि यह एक श्वेत क्रिस्टली पदार्थ होता है। यह जल में विलय परंतु एल्कोहल व ईथर में अविलय होते हैं। नेक्स्ट करें कि इसका गलनांक 160 से 165 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दक्षिण ध्रुवण कहा जाता है कि यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णन द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इस और यह परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। इसके अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन प्लस 180 डिग्री सेल्सियस तथा बीटा पर 112 डिग्री सेल्सियस का शाम पर विशिष्ट घूर्णन प्लस 136 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तनु अम्ल एवं एंजाइम माल्टेज द्वारा जल अपघटन होकर 2 अणु ग्लूकोज देता है। जैसे इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि जो फ्रक्टोज होता है क्या होता है, जो देखिए C12H22O11 होता है। इसके साथ जैसे ही गर्म किया जाता है कि इसमें देखा जा रहा है कि जो जैसे ही गर्म किया जाता है माल्टोज को, तो इसमें ग्लूकोज के रूप में तैयार होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यह अपचयन शर्करा होती है। यह अपचायक शर्करा होती है। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसके एक इकाई का C1 तथा दूसरे इकाई का C4 के साथ अल्फा ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लैक्टोज क्या थे, लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। देखिए
जहाँ पर लैक्टोज शब्द आता है, ये सभी के सभी शब्द दूध से संबंधित होता है। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक अम्ल, ये सभी के सभी दूध में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। कहा जाता है कि लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह 203 डिग्री सेल्सियस पर विघटन के साथ पिघलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह दक्षिण ध्रुव घूर्णन को दर्शाता है। लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। यह जल में विलेय परंतु एल्कोहल तथा ईथर में अविलेय होते हैं। गैलेक्टोज का कार्बन 1 तथा ग्लूकोज का कार्बन 4 के मध्य बीटा ग्लाइकोसाइड से बंध बनाता है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि जो ग्लूकोज होता है ये कार्बन 4 परंतु एल्डिहाइड में बदलने के कारण यह भी अपचायिक शर्करा का निर्माण करते हैं। अगला कह कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड में देखा जाता है ये दो रूप में थे, स्टार्च व सेल्यूलोज के रूप में थे। स्टार्च के बारे में हम लोग देखते हैं तो स्टार्च इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 था। इसमें अणुओं की मात्रा, इसकी N की मात्रा बढ़ने पर भी इसके समूह की मात्रा बढ़ सकती है। नेक्स्ट कह कि स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रही पॉलीसेकेराइड होता है। कहा जाता है कि जो स्टार्च होता है यह पादपों में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक है तथा दो घटक एल्फा एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिक्स से मिलकर बनता है। तनु अम्ल द्वारा अपघटन कराने पर यह बीटा ग्लूकोज देता है तथा एंजाइम डाइस्टेज द्वारा जल अपघटित होकर स्टार्च माल्टोज देता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सेल्यूलोज, इसका सूत्र क्या जाता है कि इसके समान सूत्र की बात करें तो C6H10O5 होता है। यह विशिष्ट रूप से केवल पौधों में पाया जाता है। यह वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ होता है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। कहा जाता है कि जो पादप की कोशिका होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कहा जाता है कि इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह क्या डी ग्लूकोज देता है। कहा जाता है इसमें ग्लूकोज जैसे ही बीटा डी ग्लूकोज से बनी श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड होती है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के कार्बन 1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइड्स बंध का निर्माण करता है। कहा जाता है कि कार्बन समूह जो पहला होता है और जो चौथा होता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या कहता है, इसके बीच में इसके मध्य में ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करती है। नेक्स्ट कहा जाता है कि ग्लाइकोजन कहते हैं प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता तो इसमें किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिज के समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का संगठन बहुलक होता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। प्राणियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का स्टार्च होता है जिसे ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ ग्रहण करता है। कहा जाता है कि ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत होती है या भोजन को किस रूप में स्टोर करती है, एक ग्लाइकोजन के रूप में करती है। तो कहा जा रहा है कि यह शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो जैसे जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है। कहा जाता है कि जो क्या जाता है कि रेयर केस में अक्सर का हम लोग क्या कहते हैं, जब समय से क्या भोजन ग्रहण नहीं करते तो जो यकृत होती है या ग्लाइकोज क्या होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर की रहती है और उन्हीं ग्लाइकोजन को फिर क्या कहते हैं, ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लाइकोजन श्वेत पाउडर है जो जल में विलेय है तथा इसका विलयन आयोडीन से क्रिया करके बैंगनी लाल रंग देता है। इस प्रकार से बैंगनी लाल रंग देता। आगे देखा जा रहा है कि देखिए इस प्रकार से आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, सभी को आज हम लोग कवर किए हैं। आगे आप लोग को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो कवर कर लिए, प्रोटीन फैट्स और लिपिड्स इन सभी को और विटामिन को एक एक कर आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए क्लास अच्छी लग रही तो अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए कि किस प्रकार से क्लास आपको कैसी लगती रहती है।
अगर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।